हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया था? अभी तक हम लोगों ने जो है यूनिट एंड मेजरमेंट लास्ट चैप्टर किया था। यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। ओके, यूनिट एंड डायमेंशन में जितना भी बेसिक चीजें थी हमने देख ली थी। तो एक छोटी सी चीज रह गई थी, उसमें मैंने कहा उसे भी करा देना चाहिए। दो क्वेश्चन है यूनिट एंड डायमेंशन से जो 2019 और 2020 का है, रीसेंट है, तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। अब जैसे देखिए, ये है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस निकालने का। तो स्ट्रेस को मैं लिखता हूँ फोर्स यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया लिखा जा सकता है। फोर्स का डायमेंशन जो होता है MLT-2 होता है, जो हमने पिछले लेक्चर में निकाला था। और एरिया को आप एल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा M1L-1T-2, एज सिंपल एज दैट। देखिए, दो लाइन की चीज है, 4 नंबर आपको दिला रहा होगा फिजिक्स में। अब दूसरा जो है, देखिए क्वेश्चन नीट 2019 का एक क्वेश्चन है, थर्मल कंडक्टिविटी वाला। तो देखिए, जो लोग स्ट्रेस नहीं जानते हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, या फिर भूल गए हैं, पहले आप पढ़ चुके हैं, डेफिनेटली आप पढ़ चुके हैं। और अगर भूल गए हैं तो टेंशन नहीं लीजिएगा, इसको रिवाइज करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एक बार। तो आप जब पढ़ेंगे सब चीजें तो जान जाएंगे कि हाँ, इसको ऐसे, इसकी फॉर्मूला ये है, इसका डायमेंशन क्या हो सकता है, आप खुद ही बताओगे। अब जैसे कि ये थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी को ये एक फॉर्मूला जो है, एक थर्मल ये होता है इज इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी अपॉन एल। ये फॉर्मूला होता है। ये जो होता है, ये होता है हीट पर सेकेंड कितनी ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर्ड हीट है। ट्रांसफर्ड हीट है जिसको हम इसकी यूनिट वॉटेज में लिखते हैं। पावर होता है हीट पर सेकेंड, अगर जो ट्रांसफर हो रही होगी तो उसको हम वॉटेज, वॉट करते हैं, डब्ल्यू से लिखते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। तो इसकी यूनिट वॉट लिख सकते हो आप। के जो है यहाँ पर, यही जो है थर्मल कंडक्टिविटी होता है। ए जो है एरिया होता है, ये जो होता है लेंथ होता है, और ये जो होता है डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो आप डब्ल्यू को क्या लिख सकते हो, यूनिट की फॉर्म में लिखने की कोशिश करो तो के एरिया को आप लेंथ स्क्वायर मीटर स्क्वायर से लिख सकते हो, और इसको के को केल्विन से लिख सकते हो, और लेंथ को मीटर से लिखोगे, ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो जब के की यूनिट लिखने की कोशिश करोगे, अच्छा ये केल्विन वाला है, ये के जो है इसको मैं दूसरे से लिख दे रहा हूँ। दिस इज समथिंग एल्स जिसको आप निकाल रहे होगे, जिसका यूनिट, इसकी यूनिट जो होगी वो होगी समथिंग वॉट। इधर जाएगा तो इधर इधर ये जाएगा तो अपॉन मीटर केल्विन हो जाएगा। इससे मैं लिख सकता हूँ, यानी कि के की मैं यूनिट लिख सकता हूँ वॉट पर मीटर पर केल्विन। तो एक फॉर्मूला पता था, तो उससे जो है ये यूनिट निकाल लिया मैंने, है ना। और देखिए कितना कितना समय लगा, और जल्दी हो जाता ये अगर मुझे ये बताना नहीं रहता कि हाँ ये चीज ये होती है, ये चीज ये होती है। तो इस तरह के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन से अगर क्वेश्चन लगने हैं तो आपको पूरी फिजिक्स जितना आप पढ़ रहे हो ना, वो चीजें पता होनी चाहिए। अब हर फॉर्मूले को तो आप रटते फिरोगे नहीं पहले ही चैप्टर में, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा ये। आइए तो आज का शुरू करते हैं। तो आज के में ये हम लोग एरर एनालिसिस शुरू कर रहे हैं। एरर एनालिसिस और आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो एरर एनालिसिस में जो पहली चीज पढ़ाई जाती है वो एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी जो है, देखिए वर्ड में ही सब चीज मीनिंग छुपी हुई है उसकी। एक्यूरेसी कितनी एक्यूरेट है, यानी जो ट्रू वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है किसी एक्सपेरिमेंट में, उस ट्रू वैल्यू से आप जो मेजर कर रहे हैं वो कितना करीब है, तो वो एक्यूरेसी होगी उस इंस्ट्रूमेंट की। और उस इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन क्या होगा, काफी हद तक उसका रेजोल्यूशन होता है। अब रेजोल्यूशन का क्या मतलब हुआ, रेजोल्यूशन का मतलब लीस्ट काउंट से है। लीस्ट काउंट मतलब सबसे छोटा काउंट, यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटी वैल्यू मेजर कर रहा होगा वो उसका लीस्ट काउंट होगा। तो जितना छोटा होगा उतने ही जो है रेजोल्यूशन ज्यादा होगा। मान लीजिए 0.001 किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है, ये सेंटीमीटर, ये स्क्रू गेज का होता है। तो इसमें जब आप वैल्यू मेजर कर रहे होगे, अगर मान लीजिए आप 10 वैल्यू मेजर कर रहे हो, तो 10 जो है 0.001 भी हो सकता है, 0.002 भी हो सकता है, या फिर 9.999 भी हो सकता है। ओके, सो दीज वैल्यूज आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, यानी इनके बीच में डिफरेंस बहुत कम है। तो जो मेजर्ड वैल्यू के बीच में अगर डिफरेंस बहुत कम होता है तो उसका प्रिसीजन अच्छा होता है इंस्ट्रूमेंट का, यानी उसका रेजोल्यूशन अच्छा है, यानी लीस्ट काउंट बहुत ही कम है।
तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन बहुत बड़ी चीज नहीं है, दिया रहता है किताबों में और बताना चाहिए, तो इसलिए मैं आप लोग बता दे रहा हूँ। हो सकता है इस पे क्वेश्चन बन जाए, अदरवाइज नॉट इम्पोर्टेंट दैट मच। अब देखिए एरर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सिस्टमैटिक और रैंडम। रैंडम वो एरर्स हैं जो अनप्रिडिक्टेबल, क्यों हो रहा है एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता, कभी टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो दे आर रैंडम, जिसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ओके और सिस्टमैटिक वो होता है जो या तो आप मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर है, लीस्ट काउंट एरर है मान लीजिए, इम्परफेक्ट टेक्निक आप यूज कर रहे हैं, यानी कि आप जो है कहीं पे कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, है ना, या फिर जो आपका तरीका है वो सही नहीं है मेजरमेंट का, या फिर आप केयरलेस हैं, मान लीजिए वो आपके पर्सनल एरर्स हो सकते हैं, आप केयरलेस हैं या फिर प्रिकॉशन नहीं बरत रहे हैं। तो इन सारे एरर्स को, सिस्टमैटिक एरर्स को मिनिमाइज किया जा सकता है, रैंडम एरर्स को मिनिमाइज करना मुश्किल है क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। तो अब जो एरर्स हमको पढ़ना है, जो हमारे कोर्स की चीजें हैं, जो हमें जिससे हमें क्वेश्चन आता है, वो है एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर, और फिर उसके बाद कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा ये एब्सोल्यूट एरर और मीन एरर पता होना चाहिए। तो एब्सोल्यूट एरर जानने के लिए आपको पहले, मैंने मीन के बारे में पहले बताया था, मान लीजिए आप वैल्यूज मेजर कर रहे हैं A1, A2, A3, A4 किसी एक्सपेरिमेंट में, और ये आप an तक वैल्यूज जो है मेजर कर रहे हैं, तो आपसे कहा जाए इसका मीन निकालिए, तो क्या करते हैं, इसका मीन करते हैं ऐड कर देते हैं ऊपर सबको और उसको डिवाइड कर देते हैं n से। सबको ऐड कर सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ 1 से लेके a तक, an, या i लिख दे रहा हूँ इसे ai। सो आई, तो इसे जब ये लिखेंगे कंप्लीट फॉर्म में, तो ये जो है मीन होगा। और एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई मेजर की वैल्यू a1, ये जो है am से कितना दूर है, तो am माइनस कर दीजिए और उसका मॉड निकाल देते हैं, तो ये डाल ऑफ a1 हो जाता है, डाल ऑफ a2 माइनस am, डाल ऑफ a3 माइनस am। तो यानी कि जो आप मेजर कर रहे हैं वैल्यूज, वो मीन वैल्यू से कितनी दूरी है, उसकी कितना डिफरेंस है उसका, ठीक है, उसका मॉड निकाल दीजिए, तो डेल ऑफ a1 a2 a3 निकल आएगा। अगर इन एब्सोल्यूट वैल्यूज जो आपने निकाली है, डेल्टा a1, डेल्टा a2, डेल्टा a3, इसका अगर आप मीन निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसे कहेंगे हम मीन एब्सोल्यूट एरर, और मीन निकाल दीजिए बस उसका। तो मीन में क्या करते हैं, ऊपर सम करते हैं, i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, डेल्टा ai अपॉन n। सो दिस इज एब्सोल्यूट मीन। ओके, तो इजी है। नेक्स्ट देखिए रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर है तो क्या करिए, जो आपने पहले एब्सोल्यूट मीन एरर निकाला था, ओके, एब्सोल्यूट मीन एरर निकाला था, इसको जो है ये, इसको मैं डेल्टा ए मीन भी बोलता हूँ। एब्सोल्यूट मीन एरर निकाला था, उसको आप डिवाइड कर दीजिए ए मीन से, या फिर मान लीजिए कोई क्वांटिटी है जिसमें डेल्टा, मान लीजिए ए है, ए जो है, ए को मैं लिख सकता ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो ये डेल्टा ए जो होगा वो एब्सोल्यूट एरर क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर हो रहा होगा, और ये ए जो है वो मेजर्ड वैल्यू है, तो डेल्टा ए बाई ए कर दीजिएगा, सो दैट विल बी योर रिलेटिव एरर। ओके, परसेंटेज एरर क्या है कि एब्सोल्यूट मीन ये निकाल रहे हो आप, और उसमें ए मीन लिख रहे हो, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 से, या फिर अगर कोई आपको वैल्यू पता है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, तो उसका जो रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा, डेल्टा ए बाई ए करना है आपको, और उसके बाद उसको 100 में मल्टीप्लाई करना है, तो ये परसेंटेज एरर पता चल जाए, परसेंटेज रिलेटिव एरर होता है। तो ये तरीका है जो आपको जानना है। ये वाला फॉर्मूला भी लिखना हो तो लिख लीजिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला। ओके, तो ये चीज हमें काम आने वाली है आगे क्वेश्चंस में। फिर अगर जो है आप दो वैल्यू मेजर कर रहे हो, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब ऐड कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, दो वैल्यूज को या दो से ज्यादा वैल्यूज को, तो एरर्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है और डिवाइड करना है। तो मान लीजिए आप जो है एक वैल्यू ए मेजर कर रहे हो, एक वैल्यू बी मेजर कर रहे हो। ए में जो एरर आ रहा है वो एब्सोल्यूट एरर आ रहा है, वो डेल्टा ए है, और बी में जो आ रहा है वो डेल्टा बी है। अब मैं आपसे कहूँ ये दो वैल्यू आप मेजर कर रहे हो, ए और बी, ये मीन था और ये एब्सोल्यूट मीन था, लेकिन इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो है ए मेजर कर रहे थे, इसमें इतना एरर आया, बी मेजर कर रहे थे, ये इसमें इतना एरर आया, करेक्ट। तो आप ये कह सकते हो कि अगर मान लीजिए z आपको निकालना है और z जो है a प्लस बी होना चाहिए, तो z में भी कुछ प्लस माइनस एरर आएगा, एब्सोल्यूट एरर आएगा।
तो जब ये दोनों ऐड होगा तो ये a प्लस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी, तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये जो है एरर इन z होगा। हाँ, तो डेल z जो होना जब ऐड कर रहे होंगे तो एरर्स जो है ऐड हो जाएंगे। जब आप सब्सट्रैक्ट कर रहे होंगे तब भी एरर्स जो है, अगर a माइनस बी कर रहे हो तब भी जो है एरर्स जो होंगे वो ऐड ही होंगे, सब्सट्रैक्ट नहीं होंगे। ऐड कर रहे हो तो ऐड होंगे, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तब भी ऐड होने वाले हैं। एक एग्जांपल हम सब्सट्रैक्शन का आगे देखेंगे। और मान लीजिए अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हो यानी z जो है a b के बराबर है, तो उस केस में आप क्या करना, उस केस में हम रिलेटिव एरर निकाल रहे होंगे, डेल्टा z बाई z निकाल रहे होंगे। तो डेल्टा z बाई z क्या होगा, डेल्टा a बाई a हो जाएगा और प्लस डेल्टा b बाई b हो जाएगा। यानी कि रिलेटिव एरर जो होगा इंडिविजुअल रिलेटिव एरर का सम होगा। और अगर ये a बाई a डिवाइडेड बाई b हो रहा होता तब भी यही फॉर्मूला हम लिखते। ओके, यानी कि अगर ऐड कर रहे हो और सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तब आपको एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करना है, और अगर आप जो है प्रोडक्ट कर रहे हो और डिवीजन कर रहे हो तो रिलेटिव एरर्स को जो है आपको ऐड करना है, तो ऐड ही करना है। ओके, सो इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये सिंपल, ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहा तो आप आगे भी कर ले जाओगे। अब मान लीजिए पावर्स में दिया हुआ है, यानी कि अगर मान लीजिए आपने जो वैल्यू मेजर करी है वो a, वो z जो है a टू द पावर n, उस केस में जो होगा वो डेल्टा z अपॉन z जो होने वाला है वो n डेल्टा a अपॉन a होगा। यानी कि जो रिलेटिव एरर जो रिजल्ट में होगा वो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, रिलेटिव एरर जो आपकी मेजर्ड वैल्यू में हो रहा होगा। ओके, तो इसका एक जनरल फॉर्म है कि अगर मान लीजिए z जो है a टू द पावर अल्फा, b टू द पावर बीटा और डिवाइडेड बाई c टू द पावर गामा है, तो डेल्टा z बाई z आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा z बाई z आप लिख सकते हो अल्फा डेल्टा a बाई a। ओके, अब ये a b से मल्टीप्लाइड है तो प्लस कर दीजिए आप, क्योंकि आप रिलेटिव एरर्स को ऐड करते होते हो, रिलेटिव एरर्स को ऐड करते रहते हो जब चीजें मल्टीप्लाइड रहती हैं, तो आप बीटा डेल्टा b अपॉन b और प्लस गामा डेल्टा c अपॉन c डिवाइड कर रहे होते हो तब भी रिलेटिव एरर्स को ऐड कर रहे होते हो, और अगर सब्सट्रैक्ट और ऐड कर रहे होते हो तो एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे होते हो। ये चीज याद रखनी है, एब्सोल्यूट एरर्स को, रिलेटिव एरर्स को, तो ये हो जाए। तो अब देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट इसमें। तो ये क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि टेम्परेचर ऑफ टू बॉडी इज मेजर्ड बाय थर्मामीटर आर T1 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस और T2 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस बताइए और एरर बताइए। तो इसमें ये देखिए आप जब टेम्परेचर जो डिफरेंस बताएंगे वो T जो हो T2 माइनस T1 होगा, होगा कि नहीं होगा, यानी आप दो क्वांटिटीज को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस केस में जो डेल्टा टी होना चाहिए वो एब्सोल्यूट एरर्स का सम होना चाहिए, यानी 0.5 प्लस 0.5 दैट विल बी इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। और टी क्या होना चाहिए, 30 माइनस 20, सिंपल कर दीजिए जो वैल्यूज दी हुई हैं, तो ये 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो जो रिजल्ट आपका आएगा टी, उसको आप लिख सकते हैं 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस, या टी को क्या लिख सकते हैं, टी प्लस डेल्टा टी लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा टी लिखेंगे, प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, तो उसमें दूसरी चीज जो ध्यान देने वाली बात है जो अभी आपको मैं बताऊंगा कि देखिए यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में लिखना ज्यादा बेटर रहता है। ओके, यहाँ पे देखिए T1 माइनस T2 में 10, ये तो 10 था ही पहले से, 2 1 1 1, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान देने वाली चीज है ये। ओ, और इसके अलावा एक और फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो है 1.05 ओम है और वायर का डायमीटर दिया हुआ है 0.60 mm, लेंथ दी हुई है 75.3 सेंटीमीटर और मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन रेजिस्टिविटी पूछा है। सो दैट इज मैक्सिमम परमिसिबल एरर जो है ये रिलेटिव एरर आपसे पूछ रहा है, यानी कि डेल्टा रो अपॉन रो पूछ रहा है, और ये रो का फॉर्मूला भी इसने करके दिया हुआ है। जिन लोगों को नहीं पता है, ये R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए से ये यहां से आया है।
ओके, तो ये यहाँ से रो इज इक्वल टू एरिया, ये एरिया है, देखिए गौर से देखिएगा तो ये आपको पता चलेगा कि हाँ ये सरफेस, ये वायर का ये वाली सरफेस का एरिया हो रहा होगा पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ d/2 लिख के जो है इसलिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये कहीं और से नहीं आया, ये इससे आया, आपको मालूम है ये क्या है। ओके, सो ये आपको पूछ रहा है डेल्टा रो बाई रो निकालने का, तो अब देखिए इसमें आर ऊपर मल्टीप्लाइड है डी स्क्वायर से, आर मल्टीप्लाइड है डी स्क्वायर से और डिवाइडेड है एल से, तो ये आप लिख सकते हैं डेल्टा आर बाई आर मल्टीप्लाइड है डी स्क्वायर से, तो प्लस करेंगे डी स्क्वायर के रिलेटिव एरर को, क्योंकि ये जो है पावर में है तो पहले आप लिखेंगे पावर, उसके बाद डेल्टा डी बाई डी। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे, देखोगे डिनोमिनेटर में क्या है, उसका भी रिलेटिव एरर ऐड करना है, तो वो एल है तो दैट विल बिकम डेल्टा एल अपॉन एल। सो डेल्टा आर जो है अब कैसे पता करें, अब देखिए आर जो है 1.05 ही दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ कि एरर इसमें कितना आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा। अब इस वैल्यू को देखिए तो आप आर को 1.05 देख के आप ये बता सकते हैं कि ये जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया होगा उसका लीस्ट काउंट क्या होगा, यानी वो इंस्ट्रूमेंट मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर कर रहा होगा, तो वो इंस्ट्रूमेंट मिनिमम वैल्यू मेजर कर रहा होगा 0.01 ओम, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 201, ओके, 2 डिजिट्स है तो यहाँ पे 0.01, सो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि अगर इसमें एरर आता है तो 0.01 का एरर आ सकता है ना, वैल्यू जो है इसके टर्म्स में ही चेंज होंगी। तो आप इसका लीस्ट काउंट देखिए 0.01 इसका लीस्ट काउंट है, तो आप कुछ मत करिए, डेल्टा आर को 0.01 लिखिए और रेजिस्टेंस को लिख दीजिए जो वैल्यू दी हुई है 1.05, फिर उसके बाद 2 इंटू डेल्टा डी, देखिए डी जो है 0.60 mm है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका लीस्ट काउंट 0.01 इसका भी होगा, तो इसको आप 0.01 यहाँ लिखिए डेल्टा डी और इसको डिवाइड कर दिए 0.60 से, और प्लस डेल्टा एल बाई एल फिर करना है, तो एल जो है यहाँ पे देखिए लीस्ट काउंट कितना होना चाहिए, यहाँ पे लीस्ट काउंट 0.1 है ना, यानी मिनिमम वैल्यू जो मेजर कर रहा होगा वो इतनी मेजर कर रहा होगा। इस ऑब्जर्वेशन से, इस रिजल्ट के ऑब्जर्वेशन से हम जो है लीस्ट काउंट बता सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का कहीं ना कहीं यही मतलब ही होता है कि आप उसको देख के डिवाइस का रेजोल्यूशन बता सकें, यानी कि उसका लीस्ट काउंट बता सकें। तो आगे जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे ना तो मैं ये बात चीज आपको बताने वाला हूँ। तो डेल्टा एल जो होना चाहिए यहाँ पे 0.1 हो जाएगा और दैट यू विल राइट 75.3 डेल्टा एल बाई एल। When you will solve this, you will get near about, when you will solve this, you will get something 0.04, और अगर आप डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 कर रहे हो so that will become 4%. Okay, so this was it, यही है, इसमें इजी है, बस आपको तीन चार चीजें पता होनी चाहिए। तीन चार चीजें क्या, जब आप जो है ऐड कर रहे हो तो रिलेट एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होते हैं, अगर आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होते हैं, अगर आप डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो रिलेटिव एरर्स को आपको ऐड करना है। तो आप निकाल रहे होते हो रिलेटिव एरर, यहाँ पे आप एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे होते हो, ए प्लस बी कर रहे हो या ए माइनस बी कर रहे हो, ए डॉट बी कर रहे हो या ए डॉट बी नहीं, ए मल्टीप्लाइड बाई बी कर रहे हो या फिर ए बाई बी कर रहे हो, तो भी आप रिलेटिव एरर्स को ऐड कर रहे हो, रिलेटिव एरर्स आर एडेड, और जब आप जो है सब्सट्रैक्ट या ऐड कर रहे हो तो एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, ये याद रखोगे। और पावर वाला एक याद रखना कि अगर किसी का पावर एक पावर n है तो इसका रिलेटिव एरर अगर तुम निकाल रहे होगे तो ये n मल्टीप्लाइड हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए से। तो ये देखिए कितना इजी, 3-4 रूल पता है, एरर के सब क्वेश्चन लग जाने हैं, इसके अलावा और भी हम क्वेश्चन लगाएंगे बाद में इससे रिलेटेड भी। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को देखना है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को मैं ऐसे बताने वाला हूं कि आप लोगों को मैं रूल्स ये रूल्स आप लोग याद कर लो, यानी ये रूल्स समझ लो। अगर आप ये रूल्स समझ लिए और आपने जो है इसे उतार लिया
तो फिर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के हर सवाल को कर सकोगे। जितने भी रूल्स हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आपको ये बहुत ईजी आता है। कभी कभी एक दो ईजी क्वेश्चन रहता है, किसी एक रूल पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, और आप जो है मतलब अगर जानते रहोगे रूल्स तो कर ले जाओगे क्वेश्चन, नहीं जानते रहोगे तो नहीं कर पाओगे। तो जो रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के वो आपको पता होना चाहिए। तो इस पूरे मतलब जो इस पार्ट को है ना, मैंने रूल्स में तोड़ रखा हुआ है। तो देखिए, जो पहली चीज जो सिग्निफिकेंट फिगर्स बता देना चाहिए होता क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर्स कुछ होता नहीं है, वो जब आप कोई वैल्यू जो हो या फिर कोई रिजल्ट जो है किसी एक्सपेरिमेंट का लिख रहे हो, तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में 75.3 सेंटीमीटर था, शायद मिलीमीटर था या सेंटीमीटर था, जो भी हो, मिलीमीटर हो या सेंटीमीटर हो या कुछ भी हो, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं कि उस नंबर से मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट पता चल सके, या फिर ये कह सकते हैं कि मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन हम पता कर सकें। रेजोल्यूशन के बारे में हमें कुछ नॉलेज हो जाए उस नंबर से। तो इससे फायदा ये होगा कि अगर एरर निकाल रहे होंगे तो वहां जैसे हमने रखा ना, इसके लीस्ट काउंट से एरर निकाला, तो वो चीज हम कर सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर बता सकते हैं। तो इसलिए जो सिग्निफिकेंट पढ़ा जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाया जाता है, तो वो कहीं कहीं रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन मतलब प्रिसीजन। तो लीस्ट काउंट जो होता है, जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर होता है, वो आपकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के प्रिसीजन को बता रहा होता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीस्ट काउंट इज टेलिंग अबाउट प्रिसीजन। दूसरी बात यह है कि लीस्ट काउंट जो होता है क्या होता है, वो अभी मैं आपको ये जो चीज लिखी हुई है रिलायबल डिजिट्स प्लस वन सर्टेन अनसर्टेन डिजिट, वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3, so these two are reliable digits and this is not reliable, क्योंकि अगर इसका लीस्ट काउंट 0.01 है, so that may change, प्लस माइनस का इतना फर्क आ सकता है इसकी वैल्यू में। so this is uncertain digit and these two digits are certain, यानी कि ये रिलायबल है। तो ये टोटल जो है सिग्निफिकेंट फिगर इसका 3 है। तो आगे देखेंगे इसका मैं 3 क्यों कह रहा हूँ, किस तरह से सारे रूल्स में ये फिट बैठ रहा है, तभी से 3 कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि यूनिट्स के चेंज करने से लीस्ट काउंट नहीं चेंज होने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपका एक मीटर को आप जो है 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो एक मीटर में एक है ये, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें एक ही है, दिस इज 100, बट स्टिल इसका सिग्निफिकेंट फिगर एक ही है। तो ये कैसे हुआ, आगे कुछ रूल्स बताऊंगा, उसमें समझ में आ जाएगा ये क्यों है। इन दोनों जीरोस को क्यों मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, इट डिपेंड्स ऑन रूल्स। कुछ रूल्स हैं डिफाइन हो गए हैं, उनको आप देख लीजिए। अब जो रूल्स हैं मेनली वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं कि एवरी नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट। अगर है 2 है 4 है 5 है, जो जीरो नहीं है, एनीथिंग दैट इज सिग्निफिकेंट। ओके, दूसरा ये है कि अगर दो नॉन जीरोस के बीच में, जैसे 405 समथिंग ऐसे लिखा हुआ है, तो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में जो जीरो आ रहा होगा वो सिग्निफिकेंट है, यानी उसे हम काउंट करेंगे। ओके, तो पहला ये है कि जो भी जीरो नहीं है उसे काउंट करेंगे। दूसरा ये है कि अगर दो नॉन जीरो के बीच में एक जीरो आ रहा है तो उसे काउंट करेंगे। नेक्स्ट जो ये है कि अगर नंबर लेस देन 1 है, ठीक है, तो जो जैसे लेस देन 1 ये हो जाता है 0.0023। ओके, तो इसमें डेसिमल के बाद और नॉन जीरो से पहले ये जो नंबर ये जीरो है, इनको काउंट नहीं करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। और ये तो जीरो आगे हो गया, मान लीजिए ट्रेलिंग में जीरो लगे हुआ टी 2.300 समथिंग लाइक दैट। तो ये ट्रेलिंग में ये जो जीरो हैं, अगर डेसिमल लगा हुआ है, अगर वो नंबर जो है देखिए ये 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा नहीं भी होता, तो अगर ये ट्रेलिंग जीरो होते हैं, ट्रेलिंग है, अंत कर रहे हैं ये उस नंबर का, अंत में लगे हुए हैं, तो ये ट्रेलिंग जीरोस अगर डेसिमल है, अगर डेसिमल लगा हुआ है, तो ये ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट होंगे। और अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था 100 देयर इज नो डेसिमल देयर, तो इनको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। या फिर मैं 2500 लिखा हुआ है, तो इनको मैं सिग्निफिकेंट फिगर कहूंगा। ओके, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये देखिए ट्रेलिंग जीरोस डेसिमल के साथ है तो सिग्निफिकेंट है, ट्रेलिंग जीरोस डेसिमल नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, तो दूसरी बात यह है कि अगर एग्जैक्ट वैल्यू है, जैसे आप कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट में कुछ गिन रहे हो, यानी जस्ट फॉर एग्जांपल बता दूं, जैसे कि 4 बनानास काउंट किए या 5 एप्पल्स काउंट किए, सो दीज आर एग्जैक्ट वैल्यूज। ओके, इसको आप 4.0000000000 लिख सकते हो,
इसका मतलब हुआ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होंगे, एज इजी एज दैट। एक और रूल देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, सब्सट्रैक्शन और एडिशन का। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या करना है कि जिस दो, अगर मान लीजिए ए और बी मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो ए का जो है कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे और बी में कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। रिजल्ट में जो है जिसमें भी कम होगा, जो लीस्ट होगा, ये लीस्ट हो सकता है, ये लीस्ट हो सकता है, जो भी लीस्ट होगा, रिजल्ट का सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही होगा। ओके, और आप जब डिवाइड कर रहे होगे, मान लीजिए ए अपॉन बी दिया हुआ है, तो उसका जो रिजल्ट आने वाला है उसका भी सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होगा वो इन दोनों में से जिसका भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो हम कंसिडर कर लेंगे। ओके, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को बता दूं, मान लीजिए डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मान लीजिए डेंसिटी की कुछ वैल्यू पता है, जैसे कि 4 इसको मैं लिख लूं 4.237 ग्राम, एक एग्जांपल के तौर पे, और इसका जो है वॉल्यूम जो है 22.51 सेंटीमीटर क्यूब है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 1.69 और भी कुछ वैल्यू होगी, लेकिन आप लिखोगे सिर्फ 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्यों लिखोगे? क्योंकि देखिए इसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3 4, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बीच में कहीं जीरो नहीं है। ओके, इधर भी कहीं जीरो नहीं है, नंबर 1 से छोटा नहीं है, नंबर 1 से बड़ा है, जीरोस है नहीं तो जीरोस की बात नहीं करनी, सारे नॉन जीरो हैं तो सबको मैं काउंट कर रहा हूँ। तो दिस इज हैविंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड दिस इज हैविंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो द आंसर शुड हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस वजह से यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, सो इसके जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, उस केस में आप सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखोगे, उस समय आप डेसिमल प्लेसेस देख रहे होगे। फॉर एग्जाम्पल जो है मान लीजिए अगर आप जो है ऐड कर रहे हो 436.32 और आप ऐड कर रहे हो, उसको ऐड कर रहे हो 227.2 से, so when you will add it will become 2 5, this will become 13 6 and 6. So this is the answer on adding these two values. मगर देखिए आप इन दोनों में से देखिए डेसिमल प्लेसेस इसमें एक है, डेसिमल के बाद एक है, इसके बाद डेसिमल के बाद दो है, तो इसमें आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही होना चाहिए। तो आंसर में सिर्फ इतना लिखूंगा 663.5। ओके, सो तो इसका मतलब ये है कि जब ऐड, डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर देखना है कि लीस्ट किसका है, और अगर आप ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को देखोगे, ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस को देखोगे। तो दोनों में फर्क है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये देखिए नीट 2020 का एक क्वेश्चन है, नीट 2020 में आया था। तो सिग्निफिकेंट फिगर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये देखिए एक रूल पे है, यानी कि दो नंबर को अगर आप सब्सट्रैक्ट या ऐड कर रहे होगे तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं डेसिमल वैल्यूज देखोगे। तो डेसिमल वैल्यूज यहाँ पे देखिए, डेसिमल कितने हैं, यहाँ पे जो है 2 है और यहाँ पे 4 है। तो अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूँ, इसने पूछा है क्वेश्चन में 9.99, मैं माइनस करूँ 0.0099 से, सो आई विल गेट दिस विल बी 1, दिस विल बी 0, दिस विल बी 8 9, सो दिस विल बिकम, ये वैल्यू हो जाएगी। लेकिन जो क्वेश्चन था उसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस इसके थे, तो जितने डेसिमल प्लेसेस इसके थे उतने डेसिमल प्लेसेस मुझे आंसर में भी लिखने चाहिए, यानी आंसर मेरा हो जाएगा 9.98। 2 मिनट 2 सेकंड बहुत ही लगेगा आपको, 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में, और आप जो है 4 नंबर पा जाओगे। सो देखिए एक रूल पे है, रूल याद रहेगा तो क्वेश्चन कर ले जाओगे आप। उसके बाद जो है राउंडिंग ऑफ पे आ जाता है कि राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है। तो राउंडिंग ऑफ में आप देख लीजिए कि अगर आप नंबर ले रहे हो 0.2345 है ना आपसे, और मैं कह रहा हूँ कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक जो है राउंड ऑफ करिए। सो मान लीजिए 236 है और आपसे कहा जा रहा है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर से तक राउंड ऑफ करिए, तो आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये जो वैल्यू है, आखिरी वैल्यू 3 के बाद
यहाँ से काउंट करना शुरू करिए, 1 2 3, ये 0 काउंट नहीं होगा, 1 2 3 ये काउंट होगा, ये नंबर 1 से छोटा है, आगे कोई 0 नहीं लगा है, उसका कोई मतलब ही नहीं होता, तो 1 2 3 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। उसके बाद वाला नंबर देखिए, वो 5 से बड़ा है क्या? अगर वो 5 से बड़ा होगा तो ये वाला टर्म जो है 1 इंक्रीज हो जाएगा, 0.235 हो जाएगा ये। हाँ, और अगर ये ऐसे दिया और होता 0.2342 और मैं आपसे कहता कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप राउंड ऑफ करिए, तो आप करते क्या, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक देखते, फिर देखते ये 5 से बड़ा है क्या? नहीं, ये छोटा है, तो इसे 0.234 ही लिख देते। या आप ऐसे लिखते 25.21, इसमें मैं आपसे कहूँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करिए, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करिए, तो आप देखेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, अगला फिगर क्या है? 1 है, 5 से छोटा है, तो वैसे ही लिख देना है। तो यानी अगर लास्ट डिजिट जो आपको हटाना है वो अगर 5 से बड़ा हुआ तो उससे पहले वाले डिजिट में 1 प्लस कर देना है, और अगर वो 5 से छोटा हुआ तो उसे वैसे के वैसे ही लिख देना है। अगला ये है कि अगर मान लीजिए जो आपको हटाना है वो 5 हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 0.2345, तो ये 5 हो गया, तो आप देखेंगे कि इसके पीछे वाला नंबर ये जो है ये इवन है या ऑड है। अगर ये इवन होगा तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, तो इसे 0.234 ही रहने देंगे। और मान लीजिए अगर क्वेश्चन में ऐसे रहता कि दिस वाज 0.2335 और अब मैं आपसे कहता 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, आप देखें 5 है, तो उससे पहले वाले को देखते हैं, ये ऑड है, तो इसे एक इंक्रीज करते हैं, 0.234 कर देते हैं। तो यही है, 2-3 ये नियम है, ये तो आपको पता ही रहा होगा, ज़्यादातर लोग जानते हैं। अगर लास्ट डिजिट जो है अगर 5 से बड़ा हुआ है तो उसको जो है एक इंक्रीज कर देना है, अगर 5 से छोटा है तो कुछ नहीं करना है, वैसे का वैसे लिख देना है। लेकिन अगर 5 हो तो उससे पहले वाले डिजिट को देखना है कि वो इवन है ऑड है। अगर वो इवन होगा तो कोई चेंज नहीं करना है, अगर वो ऑड है तो उसमें +1 कर देना है। तो इस तरह से राउंड ऑफ किया जाता है। एक और चीज जान लीजिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं। अच्छा, कंफ्यूजन ना हो इसलिए जो है यूनिट में चेंज करते हैं ना, तो 0 आगे लग जाता है, तो उससे बहुत कंफ्यूजन भी होती है। जैसे कि 100 में जो है 1 मीटर को जो है सेंटीमीटर में चेंज किया, तो मैंने 100 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा वो, लेकिन इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, 1 × 10⁻² भी लिख सकता था, करेक्ट। तो ये वाला जो पार्ट है ये ए है, ये वाला पार्ट बी है। देखिए ए है, बी है, और ये जो 2 है ना, इसे मैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी कहता हूँ। इस 2 को मैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी कहता हूँ कि 100 सेंटीमीटर्स को आई कैन राइट 1 × 10⁻² सेंटीमीटर। या तो ये जो वैल्यू है ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होती है, और ये जो होता है ये ए जो है, इसी से जो है मैं सिग्निफिकेंट फिगर डिफाइन करूंगा ए से। बी का कोई सिग्निफिकेंट फिगर से कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर 2.5 × 10⁻² दिया हुआ है, सो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 2 ही है, इसका कोई लेना देना नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर से। तो आप देखिए क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं, जैसे कि एक जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि इसका कितना होना चाहिए। देखिए इसमें कोई 0 नहीं है, इसका तो 3 होना चाहिए। इसका देखिए डेसिमल है तो ट्रेलिंग 0 इंपॉर्टेंट है, तो यानी कि इसका 4 हो जाएगा। इसमें देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से कुछ लेना देना नहीं है, इसका 2 ही होगा। इसमें देखिए डेसिमल के बाद और नॉन जीरो के पहले बीच में 2 0 है, इन 2 0 को नहीं काउंट करना है, तो इसमें 2 ही होगा। इसमें देखिए इसमें जो है डेसिमल नहीं है, तो ट्रेलिंग 0 का कोई मतलब नहीं, इसका भी 2 ही होगा। इस केस में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, इन 2 0 को हम काउंट नहीं करेंगे, तो इसका 1 होगा। उसी तरह देखिए इसको अगर मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जो है राउंड ऑफ करने की कोशिश करूं, तो पहले 10.61 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये वाला 5 से छोटा है, 10.6 हो जाएगा। उस तरह 10.66 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये जो है छोटा है, 6 जो है 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये 10.7 हो जाएगा। उसके बाद 10.65, अब देखिए 5 जो है ये तो ना 5 से बड़ा है ना छोटा है, ये 5 ही है, तो आपको देखना है ये इवन है कि ऑड, ये है इवन, तो इसका मतलब ये 10.6 हो जाएगा। उसी तरह देखिए 10.35 क्या हो जाएगा, 10.35 10.4 हो जाएगा। हाँ, ये देखिए 5 है, तो यानी कि ये देखेंगे इवन है कि ऑड है, दिस इज ऑड, सो वी विल इंक्रीज 1 एंड मेक इट इवन। उस तरह अब ये वाला क्वेश्चन एक देख लीजिए, 0.002635 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है,
0 0 कोई मतलब नहीं, इसे काउंट नहीं करते। 1 2 3, अब ये आखिरी वाला टर्म क्या है, 5 है, यानी उससे पहले वाला देखूंगा मैं क्या है, ऑड है, इसे बढ़ाना है। सो दिस विल बिकम 0.00264 राउंडेड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है खत्म, लगभग लगभग ये कि आपको जितना बताना था मैंने बता दिया है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। सिग्निफिकेंट फिगर्स में कुछ एक क्वेश्चन भी बता दिया जो पिछले साल आया हुआ था। उसके अलावा जो है अगर मैं आपको एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी से एक क्वेश्चन कराने की सोचूं, एक क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए डिवीजन से और मल्टीप्लिकेशन वाले से मैंने कोई क्वेश्चन नहीं करवाया, उससे करवा दूं जल्दी से एक क्वेश्चन। तो मान लीजिए आपको लेंथ ऑफ द क्यूब दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द क्यूब इज गिवन, लेंथ ऑफ द क्यूब, क्यूब क्यूब क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, वो ऐसे बॉक्स होता है, बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती है। लेंथ इज गिवन 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स, और आपसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम निकालिए। तो वॉल्यूम आप जब निकालेंगे तो लेंथ इंटू लेंथ करेंगे। ओके, जब इसे सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2 होल क्यूब ना, होल क्यूब। So this will become 1.728 into 10 to the power -6। तो जब हम मल्टीप्लाई करते थे कुछ नंबर्स को तो हम देखते थे जिनका सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट है उसका ही उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में होने चाहिए। तो 1.2 जो है इसका सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, 2 है का कहना क्या मतलब है कि इसमें भी 2 होना चाहिए। सो यू कैन राइट 1.7 इंटू 10 टू द पावर -6। तो अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स को गौर से देखा को कंसीडर किया जाए तो ये आंसर राइट होगा। ओके, तो इसके साथ ही मैं तो अपनी तरफ से सिग्निफिकेंट फिगर्स और एरर्स खत्म करता हूँ। तो मेरी तरफ से समझिए मैंने पूरा जो जो जरूरत थी क्वेश्चन लगाने के लिए मैंने वो बताया हुआ है। अब प्रैक्टिस के ऊपर है और क्वेश्चन लगाने के ऊपर है। जितना आप क्वेश्चन लगाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, एक एक दो दो भी देखोगे ना इसके सवाल, तो एक दो महीने में तो एकदम इसमें परिपक्व हो जाने वाले हो, याद हो जाने वाला है। तो ये एकदम याद हो जाएगा, तो इससे एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आएगा तो उसे छोड़ना नहीं है, उसे करके जाना है, ये इजी चीजें हैं। तो आप लोग चाहे तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लीजिए, उसके भी जो है 7th को मेरे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, और टेस्ट सीरीज जो है 499 की है, किफ़ायती है, अच्छी है। और नीट मंत्रा और टेस्ट बाइट की टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर रहा हूँ, ये टेस्ट सीरीज अच्छी है, लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर। इसके अलावा भी आप चाहें तो कोई और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम अगले लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पे हम देखिए आगे काइनेमेटिक्स है और भी चीज़ें हैं उसे करेंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।